नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों यह फिजिक्स का दूसरा क्लास है। इनसे पहले हम लोग एक क्लास देख लिए हैं, यानी इनका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जाके देख लेना। ये हम लोग का यहाँ पे दूसरा क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के नियम। ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं एग्जाम में। इसलिए यह वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे हम लोग अदिश तथा सदिश राशि को भी जानेंगे। चाल और वेग, एक समान चाल क्या होता है और समान चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है। यानी यहाँ पे ढेर सारी चीज़ों को आप यहाँ पे जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बने रहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है विराम तथा गति। विराम क्या होता है? जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु विराम की अवस्था में कही जाती है। मान के चलिए ए बिंदु है, यानी एक आदमी यहाँ पे है ए बिंदु में, और दूसरा आदमी जो है वह कहाँ पे है भैया, बी बिंदु में है। लेकिन कुछ समय बाद जो है, मान के चलिए वह समय है 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ए जो है इस जगह से कहीं दूसरा जगह चल गया, लेकिन 5 सेकंड के बाद ही, यानी उतने ही समय में ये बिंदु जो बी है वह कहीं नहीं गया, यानी इसी बिंदु पर यहाँ पे रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यह विराम अवस्था में रह गया लेकिन ये गति की अवस्था में आ गया। गति का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी समय के साथ जगह का परिवर्तन गति हो गया, और समय के साथ जो है कहीं नहीं जाना, एक ही जगह रह जाना, तो वो विराम हो जाएगा। ये सिंपल सा है, आप शायद समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी लिया गया है, मेज पर रखी पुस्तक मेज के सापेक्ष विरामावस्था में है। सही बात है। गति को देख लेते हैं। जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ क्या हो रहा है, निरंतर यहाँ पे बदलती रहती है, तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। जैसे यहाँ पे ए बिंदु पर हमने एक आदमी को ले लिया, बी बिंदु पर यहाँ पे हमने दूसरा आदमी को ले लिया। कुछ समय बाद यहाँ पे देखा जाए तो ए आदमी वही जगह में है, लेकिन बी आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह चल गया, तो यानी यह गति में आ गया। गति का मतलब क्या हो रहा है कि जगह परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, लेकिन समय के साथ जो है जगह परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो विराम अवस्था में है। ठीक है। यहाँ पे देखिए विराम तथा गति दोनों क्या है, सापेक्ष पद है। यहाँ पे कोई वस्तु यदि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा विराम में है तो दूसरे वस्तु की अपेक्षा वह गति की अवस्था में हो सकती है। जैसे यहाँ पे चलती हुई कार में बैठा हुआ आदमी बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा क्या है, गति में है। चलती हुई कार में जो बैठा हुआ आदमी है वह बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा क्या है, गति में है। लेकिन वही कार में 2 आदमी बैठा हुआ है तो उस आदमी की अपेक्षा क्या है, वह विराम अवस्था में है। ये बात समझ गए आप। गति के प्रकार को देख लीजिए। गति कई प्रकार का हो सकता है। गति सरल रेखा भी हो सकता है, कुछ इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। तो गति कई प्रकार का यहाँ पे हो सकता है। कुछ प्रमुख है जिनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सरलीय गति क्या होता है। इस प्रकार की गति में वस्तु सरल रेखा के अनुदिश यहाँ पे गति करती है। जैसे गिरते हुए पत्थर की गति, सीधी सड़क पर वाहन की गति, परेड में सिपाहियों की मार्च पास्ट की गति, जो सीधा में चलता है सरलीय गति है। बस सिंपल याद रखिए। वृत्तीय गति क्या होता है, जो वृत्त के जैसे चलता होगा, यानी वृत्तीय आकार के जैसा चलता होगा, जैसे इस तरह का चलता है तो ये वृत्तीय गति हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें वस्तुएं वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पंखे की पंखुड़ियाँ या घड़ी की सुइयाँ की गति, ये सब सारा क्या है, वृत्तीय गति हो जाएगा। यानी इस तरह का गति कर रहा है, इस तरह का यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये वृत्तीय गति हो गया। अब दोलनी गति समझ लेते हैं। दोलनी गति क्या होता है, ये सब सारा आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। दोलनी गति क्या होता है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के क्या होता है, आगे पीछे या तो ऊपर नीचे चलती है। जैसे झूले की गति, दीवार, घड़ी की, पेंडुलम की गति। एक निश्चित बिंदु के क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे झूला है, ये झूला को हम लोग यहाँ पे बना लिया। कभी कभी झूला यहाँ पे आ जाता होगा, कभी कभी झूला यहाँ पे आ जाता होगा। यानी एक निश्चित बिंदु हम लोग इसको माने तो इस निश्चित बिंदु को क्या हो रहा है, ये कभी आगे जा रहा है, कभी नीचे, कभी इसके सामने, यानी आगे पीछे हो रहा है। एक निश्चित बिंदु हम लोग यहाँ पे मान लिए, यानी बिंदु के आगे पीछे हो रहा है, तो वह दोलनी गति हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे कौन आ जाएगा, झूला की गति और दीवार की, पेंडुलम की गति भी आगे पीछे होता है एक निश्चित गति के, एक निश्चित बिंदु में। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है यहाँ पे आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार की गति में वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इसमें कुछ अलग है, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे नहीं हो रहा है। इसमें है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। जैसे सिलाई मशीन की सुई, उसी समय में क्या होता है, फिर से आ जाना, उसी समय में फिर से आ जाना। अपनी गति को क्या कर रहा है, यहाँ पे दोहरा रहा है। जैसे झूले की गति, मान के चलिए ये झूला है, ये झूला है। एक बार हमने इनको क्या किया भैया, इनको धकेला तो ये यहाँ आ गया, फिर वापस आएगा, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। एक प्रकार का यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चित समय अंतराल बाद जो है गति को दोहरा रहा है। झूले की गति हो जाएगा यहाँ पे, डोरियों की गति, और बजते समय ढोलों तबलों ये सब सारा हो जाएगा। पृष्ठीय गति हो जाएगा। सिलाई मशीन की सुई, ये आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, तो ये हम लोग का किस में आ जाएगा, आवर्त गति में आ जाएगा। यानी सिर्फ दोहराना यहाँ पे गति को दोहराना फिर से, तो वो आवर्त गति हो जाएगा, यानी आवर्ती गति। प्रकृति में गतियाँ प्रायः क्या होती है, जटिल होती है। सही बात है, एक ही चीज़ में कई प्रकार की गति हो सकता है। अभी एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, और उनमें कई प्रकार की गतियाँ एक साथ मौजूद रहती है। जैसे फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ क्या है, घूर्णन गति है। जैसे एक बना लेते हैं हम लोग भैया, यहाँ पे फर्श है, यहाँ पे हम लोग गेंद को रखे तो गेंद क्या होगा, कुछ समय बाद इस तरह का यहाँ पे घूमते घूमते आएगा, है ना। एक प्रकार का सरलीय गति भी हो गया ना, एक सरल रेखा की तरफ जैसे आ रहा है तो सरलीय गति भी हो गया, और साथ साथ यह गेंद क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे दो गति हो गया, यानी एक से ज़्यादा गति हो गया तो उसको जटिल गति बोलेंगे। तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल कई हैं, तो आगे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन में। तो यह हम लोग का क्या हो गया, जटिल गति हो गया, एक सरलीय गति भी हो गया और घूर्णन गति भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अदिश तथा सदिश राशि। अदिश तथा सदिश राशि में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को जो है कंफ्यूज रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है समझना। तो यहाँ पे हम आपको पढ़कर सुनाने वाले हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लेंगे, समझ में आ जाएगा। अदिश राशि क्या होता है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए ना सिर्फ केवल परिमाण हो, लेकिन दिशा की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ये सब सारा क्या है यहाँ पे अदिश राशि। अभी आपको समझ में आने वाला है, जब सदिश को पढ़ेंगे ये सारा समझ में आ जाएगा। ये सब सारा क्या है भैया, इसमें कोई भी दिशा नहीं होता है, लेकिन इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए यहाँ पे ये अदिश राशि हो गया। अब समझते हैं सदिश राशि को। सदिश राशि समझेंगे तो आपको जल्दी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, यानी दोनों यहाँ पे आवश्यकता हो रहा है, तो वह सदिश राशि हो गया। जैसे विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे ले लिए, एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, यानी ए बिंदु ले लिया, एक बिंदु हमने यहाँ पे बी पे ले लिया। चलिए इसको छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से एक बिंदु ले लिया यहाँ ए पे, और दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे बी पे ले लिया, ये कुछ इस तरह का है। और एक सीधा सरल रेखा है, यहाँ पे देखिए दूरी क्या हो गया, विस्थापन क्या हो गया, ये पहले समझ लीजिए। ये जो आप इसमें जो चल रहे हैं, यानी इसमें क्या हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, यानी दिशा परिवर्तन हो गया। तो ये हमारा दूरी हो गया। यहाँ पे देखिए कोई एक दिशा में आप जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कोई एक ही दिशा में आप जा रहे हैं, कोई एक ही दिशा है, तो ये हमारा यहाँ पे विस्थापन हो गया। विस्थापन में क्या हुआ, परिमाण तो होगा, लेकिन यहाँ पे दिशा भी होगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए ये अगर उत्तर है, अगर ये उत्तर है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरब हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए जो गया है बी के तरफ, वह 5 किलोमीटर क्या गया भैया, पूरब गया, सॉरी यहाँ पे पूरब ना, इधर हम लोग पूरब लिए हैं। तो ए जो गया है बी के तरफ, वह 5 किलोमीटर उत्तर गया है। इनको क्या बोलेंगे, इनको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कुछ भी नहीं बोल सकते, खाली बोलेंगे बी के तरफ गया है। कितना गया है, तो ये दूरी भी यहाँ पे क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो दूरी में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, लेकिन ये विस्थापन में क्या हो गया, दिशा भी आ गया और यहाँ पे परिमाण भी आ गया, इसलिए विस्थापन यहाँ पे सदिश हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे विस्थापन भी सदिश, वेग भी सदिश, त्वरण भी सदिश, बल भी सदिश, रेखीय असंवेग बल, आघूर्णन, कोणीय संवेग। देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब आप सदिश और अदिश राशि को डिटेल्स में जानेंगे तब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। या तो जब आप विस्थापन को डिटेल्स में के साथ पढ़ेंगे, या तो वेग को, त्वरण को, बल को,
रेखीय को, समवेग को, ये सब सारा जब डिटेल्स में होगा ना तो आपको वहाँ पे जल्दी समझ में आ जाएगा कौन सा दिश है, कौन सा दिश और क्यों। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। दूरी विस्थापन आ गया। दूरी विस्थापन तो आपको समझ में आ गया होगा। दूरी किसी समय में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, यानी दिशा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, पहले ऊपर फिर नीचे, यानी दिशा क्या हो रहा है यहाँ पे, दिशा यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे विस्थापन की बात करें तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे बिंदु के और ए लेते हैं तो ये यहाँ पे जो सीधा गया है ये हमारा विस्थापन हो गया, लेकिन कुछ इस तरह का जो गया है दिशा परिवर्तन करके ये हमारा दूरी हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ दूरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के होगी। दूरी यहाँ पे ये सारा हो गया। दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल दूरी शून्य नहीं हो सकती, यानी दूरी जो होता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन विस्थापन जो है भैया वो शून्य भी हो जाता है, माइनस में भी आ जाएगा, कभी प्लस में तो आएगा ही। तो याद रखना है जो वो विस्थापन होता है वो शून्य भी होता है और यहाँ पे ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक तो होता ही है। लेकिन दूरी जो होता है वो जो धनात्मक में ही होता है। दूरी क्या होता है भैया, धनात्मक में ही होता है। दूरी कभी ना तो ऋणात्मक होगा ना तो शून्य होगा। चलिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये वाला कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य क्यों होता है यहाँ पे विस्थापन। विस्थापन को जान लेते हैं। अभी विस्थापन को पढ़ेंगे तो जान लेंगे कि क्यों ये ऋणात्मक क्यों होता है, धनात्मक क्यों होता है, ये सब सारा बात आप यहाँ पे जान लीजिएगा। आगे यहाँ पे है विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को ही हम लोग वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो है गतिशील में रहेगा उनका अंतिम स्थिति क्या है, प्रारंभिक स्थिति क्या है, इन दोनों का अंतर जो है आपको यहाँ पे विस्थापन देने वाला है। यानी अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति घटा दो तो वो आपको क्या देगा, वह विस्थापन आपको यहाँ पे देने वाला है। ये आपको याद रखना, S बराबर अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति। चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि विस्थापन जो होता है वह क्या होता है, यह एक सदिश राशि होता है। यह गति के पथ से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। विस्थापन शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। अब समझते हैं ये ऐसा क्यों होता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, है ना, ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक ग्राफ पहले बनाते हैं, एक सेकंड का बनाते हैं और एक मीटर का, यानी मीटर और सेकंड का ये ग्राफ बनने वाला है। तो इधर भी मान लेते हैं 1, इधर भी मान लेते हैं 2, इधर मान लेते हैं 3। तो इधर हम लोग का ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी हम लोग को इधर पढ़ने वाला है। इधर और भी लिख लेते हैं 1, इधर 2, इस तरह से जैसे ग्राफ में लिखते हैं उसी तरह हो जाएगा। इधर 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है 6 हो जाएगा। इस तरह से और भी आगे जाएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो पहले विस्थापन हम लोग को कैसे देगा ये जान लेते हैं। तो विस्थापन हम लोग को मिलने वाला है कि x2 में, यानी अंतिम स्थिति जो भी रहेगा प्रारंभिक स्थिति को घटा देना है, यानी S बराबर x2 घटा x1। मान के चलिए धनात्मक जो होता है निकालना है, तो धनात्मक कैसे होता है ये जान लेते हैं। मान के चलिए किसी वस्तु का जो है प्रारंभिक स्थिति अभी हम लोग x1 जो है वो 3 माने हैं, तो प्रारंभिक स्थिति तो x1 3 दे दो। अंतिम स्थिति हम लोग यहाँ पे कितना माने हैं 7, तो अंतिम स्थिति यानी x2 का मान यहाँ पे 7 हो गया। तो विस्थापन आपको क्या देने वाला है, विस्थापन आपको 4 देने वाला है। 7 में 3 घटा 4 नहीं होगा तो ये धनात्मक हो गया। चलिए ये बात तो प्रूव हो गया। अब समझते हैं कि ऋणात्मक क्यों होता है ना, तो ऋणात्मक को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। मान के चलिए प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे हम लोग ले लिए, प्रारंभिक स्थिति चलिए यहाँ पे हम लोग ले लिए 5, कितना ले लिए भैया, प्रारंभिक स्थिति ले लिए 5। अंतिम स्थिति कितना ले लिए, अंतिम स्थिति हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 3। अंतिम स्थिति यहाँ पे 3 लिए हैं, प्रारंभिक स्थिति जो लिए हैं वो 5 लिए हैं। प्रारंभिक स्थिति 5 है तो x1 5 है, अंतिम स्थिति यहाँ पे 2 है। विस्थापन का फॉर्मूला समझ लीजिए आप, ये है विस्थापन हम लोग को कैसे देता है, अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति को घटा दो। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है 3 है और x1 का मान कितना है 5 है। ये आपको याद रखना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो ये आपको ध्यान में रखना है। S बराबर
अंतिम स्थिति घटा x1, यहाँ से आप निकाल लेंगे प्लस माइनस शून्य क्यों होता है। तो ये आपको कितना देने वाला है, 3 में -5 अगर घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। हाँ -2 हो गया, तो ये अब ऋणात्मक हो गया। अब समझते हैं यह शून्य क्यों होता है, माइनस वाला भी हम लोग समझ गए। अब समझते हैं क्या शून्य क्यों होता है। चलिए, एक बिंदु यहाँ पे है 6, अंतिम स्थिति यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे है, 6 है, प्रारंभिक स्थिति 6 है, अंतिम स्थिति भी कहाँ पे है, 6 ही है। अंतिम स्थिति कहाँ है भैया, 6 है, यानी दोनों क्या है, एक ही मान है। अंतिम भी 6 है और प्रारंभिक भी 6, तो आपको ये क्या देने वाला है, ये आपको 0 देने वाला है। इसलिए विस्थापन जो है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक होते रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पे जब देखें कि यहाँ लिखा गया है, यहाँ विस्थापन एक सीधी रेखा पर होगा। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये विस्थापन यहाँ पे क्या है, एक क्या है, सीधा रेखा है, तो ये हमारा विस्थापन हो गया। एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। चलिए, एक वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, एक कण है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ, तो ये हमारा वृत्तीय पथ हो गया है ना, इसमें गति कर रहा है कोई कण। तो आधे चक्कर के पश्चात अगर यहाँ से चलना शुरू करेगा तो आधा कहाँ हो जाएगा, तो आधा यहाँ पे हो जाएगा। आधे चक्कर के पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः जो है वो πr और 2πr होंगे। दूरी कितना होने वाला है भैया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये दिशा यहाँ पे देखिए अलग अलग हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दूरी। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। परिधि का मतलब होता है टोटल चली गई दूरी, यानी यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से चल के आगे, फिर आप यहाँ, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल परिधि, यानी टोटल तय की गई दूरी। तो हम यहाँ पे आधा चले हैं, ये कितना चले हैं भैया, ये आधा चले, तो इसका आधा तो निकल गया ना πr, तो कितना निकल गया πr। अब निकालेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, एक सरल रेखा में ये कहाँ से कहाँ तक गया है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो विस्थापन सीधे जाएगा। तो ये विस्थापन कितना हो गया, अगर ये टोटल r है तो इधर भी r हो गया, तो r कितना हो गया, वो 2r हो गया। ठीक ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे अब चाल और वेग, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसका भी डाउट यहाँ पे है आपका क्लियर करने वाले हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि सभी वीडियो आपके लिए मोस्ट ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगामी परीक्षा के लिए। इसलिए बोलते हैं जितने भी वीडियो आएंगे सभी आपको देखना है, उनके बाद जो है इस बुक को पढ़ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है आपको याद भी होगा, और याद होगा तो एग्ज़ाम में अच्छा तरह से आप क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी आपका नंबर जो है काफ़ी अच्छा आएगा, आप अच्छे तरीके से प्रश्न को बना पाएंगे। चलिए चाल को समझ लेते हैं। चाल क्या होता है, ये बचपन से आप जानते होंगे, हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यही तो होता है, बचपन में तो हम लोग यही पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का तो चाल कहते हैं। इकाई समय में क्या भैया, इकाई समय में तय किया गया दूरी को ही तो चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर फार्मूला निकला दूरी बटे समय। यहाँ पे लिया गया है कि माना कि वस्तु द्वारा t समय में कितना समय लिया है, तो समय नीचे लिखेंगे। t समय में तय की गई दूरी वो कितना है, s है, तो चाल बराबर क्या हो गया, s बटे t। तो चाल को हम लोग यहाँ पे जो है v से सूचित करने वाले हैं, तो v बराबर हम लोग को क्या दे दिया, s बराबर t दे दिया। तो वस्तु की चाल बराबर हो गया v बराबर s बटे t। चाल का SI मात्रक कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे s यहाँ पे दूरी है तो मीटर हो गया, t यहाँ पे समय है तो ये सेकंड हो गया, यानी मीटर प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक हो गया। ये एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया एक समान चाल तथा असमान चाल, ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको समझ में आ जाएगा।
एक समान चाल क्या होता है? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वह समय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। मान के चलिए कोई दो लड़का जो है यहाँ पे एक साथ दौड़ रहा है, कोई दो लड़का एक साथ दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते मान के चलिए यह बिंदु में ये दोनों पहुँच गया। एक साथ दौड़ा ना, तो यह एक समान चाल हो गया, है ना। एक साथ चल रहा है तो एक समान चाल हो गया, एक साथ दौड़ रहा है, एक साथ जा रहा है तो एक समान चाल हो गया। असमान चाल क्या होगा? इसका उल्टा होगा। कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तो उसकी चाल असमान चाल कही जाती है। ये जो अभी गया था तो दोनों क्या हुआ था? दोनों का चाल क्या है? एक ही है, यानी दोनों एक ही समय में, अगर समय मान ले यहाँ पे 10 मिनट, तो 10 मिनट में ये दोनों जो है ये जो बिंदु है वो एक ही साथ पहुंचा है ना। समय क्या है दोनों का? वही है, सेम है। लेकिन असमान चाल में क्या होता है कि समय तो सेम रहेगा, लेकिन तय किया गया जो दूरी रहेगा, जो दूरी रहेगा वह कम और ज़्यादा होगा। तय किया हुआ जो दूरी रहेगा वो क्या हो गया? वो कम और ज़्यादा यहाँ पे हो गया। समय जो है वो सेम ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं यहाँ पे वेग आगे समझते हैं। आगे क्या है? वेग किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन को ही हम लोग यहाँ पे वस्तु का वेग कहते हैं। ये एक क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि निश्चित दिशा जा रहा है, यानी इनके पास कोनो न कोनो दिशा है, लेकिन चाल के पास कोई दिशा नहीं है। अभी एग्जाम्पल में यहाँ पे समझते हैं। इसका ऐसा ही मतलब वही होगा जो चाल का होगा, तो मीटर प्रति सेकंड होगा। अब एग्जाम्पल में समझते हैं चाल और वेग क्या होता है। मान के चलिए एक गाड़ी ए है, दूसरा गाड़ी क्या है? बी है। ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है, तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय होगा। ये जो दिशा परिवर्तन हो रहा है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। लेकिन बी जो गाड़ी है वो किसी निश्चित दिशा में ही जा रहा है। वो क्या हो रहा है? किसी निश्चित दिशा में जा रहा है। तो ये जो यहाँ से जो चला गया जो दूरी है ये हम लोग का विस्थापन हो गया है ना। एक सरल रेखा में चला है तो विस्थापन हो गया। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। लेकिन चाल बराबर क्या हो जाएगा भैया? दूरी बटे समय। तो ये दूरी का हो गया, ये विस्थापन का हो गया। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं या कमेंट करके लिख सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आए। अब हम लोग समझते हैं त्वरण क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसी दर को हम लोग यहाँ पे त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर निकला वेग में परिवर्तन बटे समय। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी चीज़ है जो 5 मीटर प्रति सेकंड से क्या हो रहा है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। यानी 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है? 5 मीटर चलता है तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। चलिए उसमें कुछ बाह्य बल लगा दिए, तो कुछ इस प्रकार से बॉल चल रहा था, तो इसमें कुछ बाहरी बल क्या कर दिए? हम लगा देंगे। कुछ बाहरी बल लगाएंगे तो बॉल का स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। तो मान लेते हैं वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। पहले कितना चल रहा था? पहले 5 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था। जब इसमें बाह्य बल लगा तो वस्तु क्या होगा? ज़्यादा स्पीड होगा। मान के चलिए वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस दोनों का अंतर ही आपको यहाँ पे त्वरण देने वाला है। यानी इन दोनों का अंतर ही आपको यहाँ पे क्या देने वाला है? त्वरण का निकला वेग में परिवर्तन बटे समय यहाँ पे निकल गया। अगर परिवर्तन की दर ऋणात्मक होती है, अगर परिवर्तन की दर क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तो वो आपका त्वरण जो है मंदन कहलाएगा। ठीक है, यह एक सदिश राशि होगा और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन यानी वेग ही हुआ ना। तो वेग का मात्रक क्या होता है? m/s होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड होता है। समय का क्या हो जाएगा? s हो जाएगा, फिर भागा यहाँ पे s हो जाएगा, कुछ नहीं है नीचे तो 1 हो जाएगा। 1 चल गया यहाँ पे m के पास, तो m गुना 1 दिया, यहाँ पे क्या हो गया? s गुना s हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? m/s स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को मिल गया। इसलिए त्वरण का जो है मात्रक हो गया वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। त्वरण के लिए बाह्य बल आवश्यक होती है, सही बात है। अगर कोई वस्तु वेग कर मतलब कि कोई वस्तु का अगर वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, चलिए कोई वस्तु बढ़ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण के लिए बाह्य बल होना जरूरी है, तभी तो वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तब ना अंतर आएगा भाई।
इसीलिए यहाँ पे बाह्य बल का आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। इसकी दिशा जो होती है वह सदैव बल की दिशा में होगा। कोई वस्तु मान के चलिए चल रहा है, किधर चल रहा है, पूरब की तरफ चल रहा है। अगर इसमें हम बल लगाएं, इधर से हम बल लगाएं तो क्या होगा, ये इधर चल जाएगा, पश्चिम की दिशा में चल जाएगा। हम इधर से बल लगाए, पश्चिम की दिशा में बल लगाए, तो यह वस्तु किधर जाएगा, पश्चिम की दिशा में ही जाएगा, यानी बल की दिशा में चल गया। चलिए ये बात आप समझ गए। एक समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण शून्य होता है। ये वाला लाइन जो है आपको याद रखना है। एक समान वेग से गतिशील त्वरण जो होता है वह शून्य होता है। कैसे? त्वरण होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी बॉल अगर त्वरित है यानी चल रहा है तो त्वरण होने के लिए उसमें बाह्य बल लगना चाहिए, तब तो त्वरण निकलेगा। अगर एक समान से है, मान के चलिए एक ये वस्तु जो है इसका जो है वह वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए बाह्य बल भी लगा दिए तो फिर भी कितना रह गया, फिर भी 5 मीटर प्रति सेकंड रहा, तो त्वरण कितना निकल गया, अंतर हुआ ही नहीं। पहले भी 5 मीटर प्रति सेकंड है और बाद में भी उस वस्तु का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसलिए 5 घटा 5 करेंगे तो कितना होगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है त्वरण शून्य हो जाता है। एक समान वेग से रहेगा तो शून्य तो होगा ही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे है जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात जब वस्तु की चाल बढ़ती है या घटती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। कोई बॉल है यहाँ पे, इसमें अगर फोर्स लगाए, ठीक है ना, बॉल पहले से चल रहा है, ठीक है ना, तो और भी बल लगाए तो क्या होगा, ये और भी स्पीड से निकलेगा। ऐसे एग्जांपल में समझिए, एक क्रिकेटर में जैसे क्रिकेट जो है जब खेलते हैं तो क्या होता है, बैट होता है ना, बैट से क्या होता है, जो बल्ला बोलते हैं हम लोग, बल्ला, इधर से बॉल आएगा। बॉल आ रहा था किधर, इधर आ रहा है पश्चिम की ओर, पूरब से आ रहा है पश्चिम की ओर, है ना। बस इधर अगर पूरब है इधर, तब क्या हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा यानी पश्चिम हो जाएगा। पूरब से आया किधर, पश्चिम की ओर आया, लेकिन बल्ला किधर मारेंगे, पूरब की ओर बल लगाएंगे तब ना बॉल आगे जाएगा। तो यहाँ पे बल्ला मारेंगे बॉल में, तो ये बल अब किधर लग गया, पूरब की ओर लग गया। ये बात समझ गए ना। यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु त्वरित हो गया। इसका चाल क्या होता है, घटते और बढ़ते रहता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान त्वरण से गति करती है। वर्षा की बूंद जो है वो गिरते समय जो है एक समान त्वरण से गति करती है। अगर एक समान हो गया तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वृत्तीय गति क्या है, वृत्तीय गति किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर जाने वाले गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। इस प्रकार से अगर गति करेंगे तो ये हमारे लिए वृत्तीय गति हो गया। किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति करते हुए पिंड का चाल नियत रहता है। पिंड का चाल क्या रहेगा, अगर वृत्त की गति में अगर वृत्त जो होता है उसमें अगर गति कर रहे हैं ना, तो उनका चाल जो है वह क्या रहेगा, नियत रहेगा। 5 मीटर प्रति सेकंड फिर रहेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड फिर रहेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल वो बदलने वाला नहीं है, एक ही रहेगा, कोई फिक्स ही रहेगा, यानी नियत ही रहेगा। जबकि उसका वेग जो है प्रति बिंदु पर परिवर्तित होता रहेगा। वेग जो है वो क्या है, परिवर्तित होता रहेगा। अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, इनकी चाल की बात करें तो चाल तो नियत रहेगा। चाल क्या रहेगा भैया, नियत रहेगा, लेकिन वेग जो है इसका क्या रहेगा, वो बदलते रहेगा। क्यों यहाँ पे वेग यहाँ पे अलग हो रहा है, चाल मान के चलिए 5 मीटर प्रति सेकंड है ना। चाल कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे अगर नॉर्थ ले लेते हैं, इधर यहाँ पे साउथ लेते हैं। नॉर्थ में चाल कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर है। ऐसे बोलेंगे, वेग को क्या बोलेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर है। जब ये चल के यहाँ आ जाएगा तो चाल अब क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड ही है, लेकिन वेग क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम है। इस प्रकार से यहाँ पे बोला जाएगा। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, दिशा की वजह से यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। वृत्तीय पथ पर गतिशील कण अपनी दिशा लगातार क्या कर रहा है, वह बदल रहा है ना, अर्थात तो उसका वेग लगातार भी बदल रहा है। दिशा परिवर्तन हो रहा है तो वेग भी बदल रहा है। भले ही उसकी चाल समान है, चाल तो समान है, लेकिन दिशा परिवर्तन हो रहा है तो वेग परिवर्तन हो रहा है। अतः वृत्तीय गति त्वरित गति का एक उदाहरण है। चलिए ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है,
यदि किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या यानी कोई वृत्तीय पथ है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है r, कोई कण उस पर एक समान चाल से यानी v चाल से चल रहा है, तो उस कण को एक चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करना पड़ा होगा। जाहिर सी बात है, वृत्त की परिधि के क्या होता है 2πr होता है। एक चक्कर लगाने में इनको दूरी जो लगा वो कितना लगा 2πr लगा। तय करने में लगा समय, तो समय की क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी इतना है 2πr है, तो चाल कितना है, चाल भी है, तो समय बराबर निकल गया। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो t बराबर यहाँ पे 2πr बटे भी हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी निकाल लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं गति के समीकरण। किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण पारस्परिक संबंधों को समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे गति के समीकरण कहते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u लिया जाए और समान त्वरण a तथा समय जो यहाँ पे t लिया जाए, s दूरी चलने के पश्चात अंतिम वेग यहाँ पे b हो गया। जब इन राशियों को विभिन्न संबंधों को निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यह इस प्रकार है। यहाँ पे इस समीकरण को देखें, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछता है कि v बराबर u प्लस हाफ ए टी, यहाँ पे u प्लस हाफ ए टी हो जाएगा। और दूसरा नंबर में है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा नंबर है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यानी ये समीकरण आपको याद रखना है। इसमें भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा नहीं सकते हैं, यहाँ पे आपको बस इतना याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है बल। बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्थाओं में क्या कर देता है, परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने का चेष्टा करता है, या प्रयास करता है, कोशिश करता है। अर्थात बल वह धक्का या खिंचाव है जो निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात है, बल तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न करेगा ही। कोई गेंद फिर से ले लेते हैं, तो बल एक क्या है, एक बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था, ये मान के चलिए किस में है, ये वस्तु है विराम में और दूसरा वस्तु किस में है, गति में है। दोनों में बल लगाइए, बाह्य बल यहाँ पे लगा दिए तो विराम से क्या हो जाएगा, गति में हो जाएगा। लेकिन ये गति में था, बाह्य बल इसमें लगा तो इसमें क्या हो जाएगा, और भी गति आ जाएगा, इसमें कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, परिवर्तन आ गया ना, तो यहाँ पे त्वरण निकल गया। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है कि वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन हो गया तो बटे समय जितना रहेगा तो निकाल लेंगे, त्वरण यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वहाँ से जो है आप बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य करता है। बल या बलों का जो समूह होता है किसी वस्तु पर जब लगेगा तो वहाँ पे 3 कार्य होगा या 3 कार्य कर सकता है। तो पढ़ते हैं, वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। जाहिर सी बात है, वस्तु अगर विराम में रहेगा फिर भी चाल में आएगा, चाल में है तो और भी ज़्यादा चाल हो जाएगा। तो चाल में क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। हाँ सही बात है, अगर वस्तु पूरब की दिशा में चल रहा है, अगर इधर से लगाएगा तो पश्चिम की दिशा में चलने लगेगा। तीसरा क्या है, वस्तु की आकृति बदल सकता है। सही बात है, कोई भी रबड़ का गेंद है, अगर उसमें हम बल लगाएंगे यानी इसको दाबने का कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा ना। तो वस्तु की आकृति भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। रबड़ का रहेगा तो बदल जाएगा, अब लोहा का लीजिएगा तो नहीं है ना, बदलेगा जी। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर यदि बलों का समूह जो है किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। यदि यह समूह उस वस्तु में अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। तो त्वरण अगर शून्य रहेगा, अगर a बराबर 0 देगा तो बल क्या होगा, संतुलित बल होगा। अगर त्वरण जो है वो 1 ना हो यानी 1 से ज़्यादा हो तो वह असंतुलित बल होगा। कैसे, अब ये समझते हैं। वही कोई बॉल है, यहाँ पे ले लिए कोई बॉल, इसमें जो है हम जो बल लगा रहे हैं वह 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। इस बॉल में हम लोग कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन। चलो 5 न्यूटन लगाए, फिर कितना लगाए,
5 न्यूटन लगाए। इसी तरह से सेम जो है यहाँ पे बल लग रहा है, तो सेम बल लग रहा है तो त्वरण क्या होगा, 0 नहीं होगा। अगर अलग अलग से यहाँ पे लगाएंगे बल, कभी 5 न्यूटन लगा दिए, कभी 10 न्यूटन लगा दिए, कभी 15, कभी 3, कभी 1, तो बल का क्या होगा, कभी स्पीड ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। इसीलिए यहाँ पे जो है असंतुलित बल इसको बोलेंगे, यानी यहाँ पे असंतुलित बल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है बल के प्रकार। बल के प्रकार, वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बलों को जो है वो मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। पहला संपर्क या यहाँ पे स्पर्श बल आप बोल सकते हैं। स्पर्श या तो संपर्क बल, कहने का तात्पर्य है कोई भी बल संपर्क में आके लगाए, है ना, संपर्क में आके लगाए। अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल जब लेंगे। देखिए फिजिक्स है, अगर आप इसमें एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एग्जाम्पल को लेकर नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। वह बल जो किसी वस्तु द्वारा दूसरी पर प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा आरोपित किया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। इस बल के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है संपर्क बल। अभिलंब बल को समझिए पहले। अभिलंब बल, जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हों उन्हें हम लोग अभिलंब बल कहते हैं। जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हों तो उन्हें हम लोग अभिलंब बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेज बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है ना, ये क्या बना हुआ है भैया, एक यहाँ पे बुक रखा हुआ है। बुक क्या कर रहा है, नीचे के तरफ जो है बल लगा रहा है, नीचे के तरफ नहीं आने देता है। बुक को गिरने दे रहा है क्या, नहीं। तो टेबल भी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बल लगा रहा है ना, इसीलिए तो किताब नहीं गिर रहा। तो टेबल भी ऊपर की तरफ बल लगा रहा है और किताब भी यहाँ पे नीचे की ओर बल लगा रहा है। तो जो बल, तो किताब यहाँ पे टेबल के तरफ बल लगा रहा है ना, टेबल के तरफ लगा रहा है, लेकिन टेबल जो है वो किताब के तरफ यानी किताब की ओर बल लगा रहा है। यानी ये इसको धकेला हुआ है, किताब नीचे की ओर धकेल रहा है, टेबल जो है इसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, यानी सीधा बल लग रहा है। तो अभिलंब बल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे तनाव बल। तनाव बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को एक डोरी से बांधकर डोरी को ताना जाता है। जब किसी वस्तु को जो है एक डोरी से तान कर हम क्या कर दिए, बांध दिए, तो डोरी जो है वो अपने तरफ खींचेगा और ये वस्तु जो है वो अपने तरफ खींचेगा। तो डोरी से बंधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल के परिणाम को ही यहाँ पे हम लोग तनाव कहेंगे। डोरी से बंधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल के परिणाम को ही हम लोग क्या कहेंगे, यानी ये हमारा कौन सा बल है, टेंशन बल है, यानी तनाव बल यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो बल लिखा गया है वह है घर्षण बल। घर्षण बल आप जानते होंगे, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, तब संपर्क में आने वाली सतहों के बीच क्या हो रहा होता है, घर्षण हो रहा होता है। जैसे हम ज़मीन में चलते हैं तो घर्षण के वजह से ही यहाँ पे हम लोग चल पाते हैं, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा कार्य करता है ना। तो ये विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, मान के चलिए हमको साइकिल से चलना है ना, साइकिल से चलना है, तो साइकिल क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा और ये ज़मीन पीछे की ओर जाएगा, यानी यहाँ पे घर्षण की वजह से आगे बढ़ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा, असंपर्क बल। कुछ बल ऐसे होते हैं जो वस्तुओं पर बिना उनके आपस में भौतिक स्पर्श के आरोपित होते हैं, उन्हें असंपर्क बल कहते हैं। यानी बिना संपर्क में आए भी उनको क्या कर रहा होता है, बल लगा रहा होता है। संपर्क बल समझ गए, जो संपर्क में आके बल लगाता है, और संपर्क बल का मतलब जो दूर से ही बल लगा रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, दूर से ही बल लगाता है। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कण को स्वयं के द्रव्यमान के कारण क्या कर रहा होता है, आकर्षित कर रहा होता है। तो आकर्षित करता है तो इसका मतलब है दूर से बल लगा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे असंपर्क बल कहलाएगा ये। इस प्रकार दो कणों के बीच लगे आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह सभी मौजूद बलों में सबसे कमज़ोर बल है। तो ये सभी जो जितना भी बल मौजूद है अभी तक, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन सा बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे दुर्बल नाभिकीय बल। ये बल रेडियो एक्टिव प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले बीटा कणों के
उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं, यानी जब बीटा कण निकलता है तभी यह बल यहाँ पे अस्तित्व में आ जाता है। इन बलों को क्षीण बल भी कहा जाता है। क्षीण बल किनको कहा जाता है? दुर्लभ नाभिकीय बल को, लेकिन कमजोर बल यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। और यह जो क्षीण बल है, ये जो है दुर्लभ नाभिकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग इतना गुना बड़ा होता है, 10⁻25 गुना बड़ा होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जितना भी लगाता है उनसे 10⁻25 गुना बल जो है वह ज़्यादा लगाता है। आगे देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत तथा चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। जाहिर सी बात है, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रकृति विपरीत होने के कारण आकर्षण बल तथा अवशेषों की प्रकृति समान होने पर प्रतिकर्षण बल यहाँ पे लगाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रबल नाभिकीय बल। क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार बल को ही हम लोग यहाँ पे प्रबल बल कहते हैं। नहीं, नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है दोनों एक ही जगह होता है, तो इनको जो है एक जगह बांधे रखने का काम जो कर रहा है, जो भी बल कर रहा है, उनको प्रबल कहते हैं। प्रबल बल या प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। यह दो प्रोटॉनों या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यह बल प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में सबसे शक्तिशाली प्रबल बल हो गया। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻31 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे गति के नियम, तो आज इतना ही रहेगा। अब इनके आगे जो अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है कि अब जो है आपको बुक पढ़ना है, बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है और बार बार उनको रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।